सेजल अपनी ननंद पारुल के पास जाती है और पारुल से बोलती है। पारुल, बहुत टाइम हो गया है और हम कहीं शॉपिंग के लिए भी नहीं गए हैं। अगर हमने माँ जी या फिर दीपक जी से शॉपिंग के बारे में बात की ना, तो वो हमें सीधा मना ही कर देंगे कि नहीं, कहीं नहीं जाना। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है और ना ही मेरे पास कोई अच्छी साड़ी है। तो चलो ना, एक बार शॉपिंग करके आते हैं। भाभी, आपने तो मेरे दिल की बात ही बोल दी। सच में मेरे पास कॉलेज जाने लायक भी कपड़े नहीं थे। मेरे पास कपड़ों की कितनी ज्यादा कंगाली है। और वैसे सही कह रही है, भैया और माँ तो यही बोलेंगे कि कपड़े रखे हुए हैं और कपड़े की क्या जरूरत है। दिक्कत तो हमें होती है ना, पैसे तो हम दोनों के पास ही नहीं है और बिना पैसे के कौन सी शॉपिंग करेंगे। ये बताओ, पैसे मांगने के लिए तो भैया या फिर माँ के पास ही जाना पड़ेगा ना। अरे जाना तो तब पड़ेगा ना, जब उन्हें पता चलेगा कि हम घर से पैसे लेकर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। देखो, मुझे दीपक जी ने किसी काम के लिए पैसे दिए थे। हम उन पैसों को लेकर जाएंगे और शॉपिंग कर लेंगे। बाद में अगर दीपक जी ने पूछा कि वो पैसे कहाँ गए, कैसे, क्या हुआ, तो हम दोनों मिलकर कोई झूठा बहाना बना देंगे। और अगर हम दोनों बोलेंगे तो दीपक जी हमारी बातों को आसानी से मान जाएंगे। माँ जी भी कुछ नहीं बोल पाएंगी फिर तो। लगता है भाभी आपने आइडिया पहले से ही सोचा हुआ था। अब यहाँ पर आई हूँ, बस मुझे अपने आइडिया में शामिल रखना। खैर कोई बात नहीं, पहले से सोचा या अब सोच रही हो तो बड़ा ही बढ़िया आइडिया है। बाजार जाएंगे शॉपिंग के लिए। आपको बताऊं, मुझे कितना कुछ लेना है। पहली बात तो मुझे एक नई ड्रेस लेनी है और घर के पहनने के लिए भी नॉर्मल कपड़े लेने हैं। ऐसे आपका साइज भी मुझे आ जाता है, तो घर पर पहनने के लिए जो आप नॉर्मल कपड़े लेंगी ना, तो वो मैं भी पहन लूंगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं भाभी? वो सब तो ठीक है पारुल, लेकिन मुझे एक बात का बहुत डर लग रहा है। कहीं तुमने किसी के आगे मुंह खोल दिया तो मैं ही फंस जाऊंगी, क्योंकि तुम मेरी बड़बोली ननद जो हो। क्या भाभी, आप भी ना। अरे आप मुझ पर भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपका और अपना सीक्रेट ही रखूंगी। और कपड़े तो मुझे भी लेने हैं, तो इसलिए डोंट वरी भाभी। सेजल और पारुल दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। दोनों ही अपने अपने पसंद के कपड़े और बाकी चीजें लेकर शॉपिंग खत्म कर घर आ जाते हैं और आराम से थक कर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेजल की सास अनीता और पति दीपक दोनों आते हैं और इतना सारा सामान देखकर अनीता बोलती है। अरे बाप रे, इतना सारा सामान कहाँ से लेके आए? कोई लॉटरी लग गई है क्या? कितने पैसे फूंक कर आई हो तुम दोनों? मुझे साफ साफ बताओ, इतने पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? माँ, आपको क्या लगता है कि हम लोग घर के पैसे लेंगे? हमें क्या पागल समझ रही हो? अरे ये तो भाभी और मैंने पैसे बचा रखे थे, उन पैसों से ही हमने शॉपिंग करी है। और पता है, भाभी का आइडिया था शॉपिंग करने का। मुझे तो भाभी के सारे आइडिया पसंद है, फिर चाहे वो दीपक भैया के पैसे लेने का हो जो उन्होंने जरूरी काम के लिए दिए थे भाभी को, या फिर शॉपिंग करने का मजा हो। पारुल, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना मुंह मत खोलना। मेरी ही गलती है कि मैं बड़बोली ननद पर विश्वास कर लेती हूँ। तुमसे थोड़ी देर भी चुप नहीं रहा गया। अरे आते ही पटपट बोलती गई और सब कुछ उगल दिया। माफ करना दीपक जी, वो क्या है ना, हमारे पास कपड़े नहीं थे और पैसे भी नहीं थे। आप लोगों को बोलते तो आप देते नहीं, इसलिए हमने ये सब किया। सेजल को अपनी ननद पर गुस्सा आता है, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी, क्योंकि पायल की तो आदत ही यही थी। वह बड़बोली जो थी, जब भी वह कुछ भी बोलती तो उसे पता ही नहीं होता था कि वह क्या बोल रही है। पारुल की इस आदत से हर कोई अच्छे से वाकिफ था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। दीपक रात को नशे की हालत में घर आता है और पारुल दरवाजा खोलती है। दीपक पारुल को नशे में बोलता है। देख, मेरी प्यारी बहन है ना तू माँ को या अपने भाभी को कुछ मत बताइयो। ये तो बिल्कुल मत बताइयो कि आज रात को मैं पी कर आया हो। और हाँ, तेरे को पैसे चाहिए होंगे ना, मैं तुझे पैसे दूंगा। लेकिन माँ के आगे और तेरी भाभी के आगे मेरी गलती नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं रात को पी कर आया हूँ। अगर उन दोनों को पता चल गया तो मेरा भरता बना देंगी और गुस्सा करेंगे वो अलग। इसलिए प्लीज अब मत बताइयो। हाँ, तू मेरी अच्छी बहन है ना, नहीं बताएगी ना?
दीपक पारुल को अच्छे से समझा देता है और अपने कमरे में शांति से सोने चला जाता है। अगली सुबह जब सब लोग उठते हैं तो अनीता दीपक से कहती है, क्यों दीपक, तुझे क्या घर आने का समय नहीं पता? कल इतनी देर तक कहाँ रह गया था? कल कहीं फिर तू नशा तो नहीं कर रहा था? मैं तुझे पहले ही बहुत बार समझा चुकी हूँ, अगर तूने नशा किया तो तू देख लियो, तेरी खैर नहीं है। चल अब जल्दी बता, कहाँ था कल? माँ वो क्या है ना, रास्ते में जाम था तो उसमें देर हो गई। हाँ माँ, कल जाम बहुत था, रास्ते में भी भैया को भी जाम मिल गया होगा। भैया, कल जब आप घर पर आए थे तो आपके बैग से मुझे शराब की बोतल मिली थी। आपने मना किया था, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। आपकी बात छुपी रही, लेकिन शराब की बोतल तो फेंक ही सकते थे ना आप। इसका मतलब हम जो सोच रहे थे वही सब सही था। कल मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं जल्दी सो गई थी और आपने पारुल को झूठ बोलने को कह दिया। तो वो बहुत अच्छा है, मेरी ननद बड़बोली है, इसलिए कुछ भी जल्दी से बोल जाती है, वरना तो हमें आपके झूठ के बारे में पता ही नहीं चलता। माँ जी, आप खुद समझाओ, मैं तो समझाने से रही, अगर मैंने समझाया ना तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सच में दीपक, तूने एक तो गलती की और ऊपर से उस गलती को छुपाने के लिए मेरी बेटी को भी अपनी गलती में शामिल कर लिया। अगर वो किसी को कुछ बताए ना तो तू अपनी हरकतों से बाज ही ना आए। अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बड़ा आया नशे करने वाला। आज के बाद अगर तूने नशा कर लिया, यही गलती दोबारा करी तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, घर में बिठा दूंगी तुझे, कहीं बाहर जाने लायक नहीं बचेगा, चाहे हमें खुद ही कमाने क्यों न जाना पड़े। एक बार फिर से पारुल का बड़बोलापन सच्चाई को बाहर ले आता है। ऐसे ही अक्सर होता रहता था कि पारुल अपने बड़बोलेपन की वजह से सब कुछ उगल दिया करती थी, जिसकी वजह से कई बार लोगों ने उसका फायदा भी उठाया था और कई बार उसे नुकसान भी हुआ था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पारुल के लिए एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आता है और सेजल इस रिश्ते के तहत पारुल को समझाते हुए बोलती है, पारुल देखो, आज तुम्हारी शादी के लिए लड़के वाले आने वाले हैं और मैंने सुना है कि लड़का काफी अच्छा है और उसका परिवार भी अच्छा खासा है, लेकिन हर किसी को लड़की बड़बोली नहीं चाहिए होती। तुम इतना भी मत बोलना कि लोग रिश्ता मना करके चले जाएं, और तुम्हें इतना ही समझाऊंगी कि जितना कम बोलोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। हम कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते और अगर परिवार अच्छा है ना तो हम तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। अगर नहीं अच्छा होगा तो हम खुद ही मना कर देंगे, लेकिन तुम कोई गड़बड़ मत करना। भाभी आप भी ना, आपको पता नहीं क्यों लगता है कि मैं पागल हूँ। अरे थोड़ी सी बड़बोली तो हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि कहीं भी कुछ भी बोल दूँ। आप चिंता मत कीजिए, मुझे भी पता है कि क्या कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, इसलिए आप अपनी चिंता दूर करो और माँ की भी चिंता दूर करो। शादी के लिए रिश्ता क्या आया, आप लोग तो इतना परेशान हो गए कि मेरा रिश्ता चल जाएगा। मैं बड़बोली हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। पारुल के लिए अनिकेत नाम के लड़के का रिश्ता आया था और अनिकेत को देखकर भी पारुल तुरंत सबके आगे बोल पड़ती है, नहीं, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड रह चुकी है। इसने मुझे भी लाइन मारी थी और ये लड़का लड़कियों के साथ गलत करता है और उन्हें धोखा देता है, फिर उन्हें रोता हुआ छोड़ देता है। मेरी बड़बोली ननद आज बिल्कुल सही बोली है और वो भी सही जगह बोली है। अगर पारुल को ये रिश्ता ठीक नहीं लगता तो मैं उसके साथ हूँ, ये शादी नहीं होनी चाहिए। अनिकेत के साथ पारुल का रिश्ता नहीं होता और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग बड़बोलेपन की काफी तारीफें करते हैं क्योंकि उसने बिना डरे सारा सच जो बोल दिया था। नंदिता अपनी सास करुणा, ननद विभा, पति रोहित और ससुर मोहन के साथ रहती थी। नंदिता अपने घर वालों के साथ काफी खुशी से रहा करती। ऐसे ही एक दिन रोहित देर तक सोता है तो वहीं नंदिता भी अपने हाथों में चाय का कप लिए कमरे में आती है, जहां वो देखती है कि अब तक रोहित सो ही रहा था। ये अब तक उठे नहीं। अजी सुनते हैं, आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? इतनी देर तक सो रहे हो आप? नंदिता की बार बार आवाज लगाने पर भी रोहित टस से मस नहीं होता और अपनी जगह पर ही सोया रहता है। ये देखकर नंदिता को काफी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद नंदिता अपने हाथों की चाय टेबल पर रखकर अपने हाथ में भरा हुआ पानी का ग्लास लाती है और रोहित के ऊपर फेंक देती है। पागल हो गई है क्या? अरे सोते हुए इंसान के ऊपर पानी कौन फेंकता है? आप काफी देर से उठ नहीं रहे थे और सुबह के 10 बज गए थे। आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, इसलिए आपको ऐसे उठाया मैंने।
मेरी माँ आज संडे है, संडे को तो पूरी नींद लेने दे यार मुझे। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि आज संडे है। वैसे मैंने चाय टेबल पर रख दी है, पीनी हो तो पी लेना। नंदिता अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। तो वहीं नंदिता की आंखों में आंसू और उसकी ऐसी बातें सुनकर रोहित अब उठता है और नहाकर दोबारा सो जाता है। तो वहीं नंदिता भी अपनी आंखों में आंसू लिए घर का काम कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी ननद विभा आती है और अपने हाथों में सेब लिए अपनी भाभी से बात करने लगती है। भाभी, आज खाने में क्या बन रहा है? भाभी, क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ विभा, सब ठीक है। प्याज काट रही हूँ ना, तो हो सकता है प्याज काटने की वजह से आंखों में आंसू आ रहे हैं। पर आप काट तो आलू रही हो, आलू काटने से भी आंखों में आंसू आते हैं क्या? अरे मैं आलू कब काटने लगी, मुझे तो पता ही नहीं चला। भाभी, क्या बात है? आप मुझे बताओ, भाई ने कुछ कहा? कोई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? विभा, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम माँ को बता दोगी, और अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं माँ को बता दूंगी। अब बताओ क्या बात है? विभा की बात सुनकर नंदिता उसे सारी बात बताती है। माँ जी को कुछ मत बताना विभा, वो बेवजह ही उनको डांटने लगेंगी। नंदिता अपनी ननद से बात कर रही होती है। तभी पीछे से करुणा अपनी बहू की बात को काटते हुए कहती है। विवाह तो कुछ नहीं बताएगी, लेकिन मैंने खुद तेरी बातें सुन ली। बहू, वो होता कौन है तुझ पर चिल्लाने वाला? एक तो लेट से उठेगा, ऊपर से उसकी इतनी मजाल कि वो मेरी बहू पर चिल्लाए। नींद खराब करना किसे कहते हैं? आज मैं इसको बताऊंगी। रहने दीजिए ना माँ जी, वो थके रहते हैं। अगर वो मुझ पर थोड़ा गुस्सा भी हो गई तो क्या हुआ? नंदिता की बात सुनकर करुणा उसको आंखें दिखाती है। तो नंदिता भी शांत हो जाती है, जिसके बाद करुणा गुस्से में अपने पैरों को पटकते हुए रोहित के पास जाती है, जहां वो उसको नहा धोकर सोता हुआ देखकर जोर से चिल्लाती है। थकान तो तुम लोगों को ही होती है ना? हम औरतें तो किसी मार्बल से बनी होती हैं, तभी तो हम थकते नहीं हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर रोहित उठ जाता है। तो वहीं करुणा का पति मोहन भी रोहित के कमरे में आता है, जिसके बाद रोहित अपनी माँ को गुस्से में आग बबूला देखकर कहता है। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? अच्छा, अब मैं तुझे बताऊं कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। तूने मेरी फूल जैसी बहू को गुस्से में डांट दिया और पूछता है कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो यार। देखो, आप लोगों के गुस्से से बचने के लिए मैं पहले ही नहा लिया। रोहित की ऐसी बात सुनकर मोहन और विभा की हंसी निकल जाती है। तुम दोनों की बड़ी हंसी निकल रही है, इसीलिए अब तुम दोनों को भी सजा मिलेगी। आज पूरा दिन तुम तीनों को खाने को नहीं मिलेगा। चल बहू। करुणा अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती है। आप दोनों की वजह से मुझे भी सजा मिल गई। मेरी वजह से नहीं, बल्कि इस नालायक की वजह से हम दोनों को सजा मिली है। अरे अगर थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाता तो क्या चला जाता इसका। तो आप दोनों मुझ पर मत भड़किएगा, क्योंकि मुझ पर भड़कने से अच्छा होगा कि हम ये सोचें कि माँ को कैसे मनाएं। भैया, माँ और भाभी घर के कामों में उलझ के थक जाती हैं। क्यों ना आज हम लोग घर के काम करें? पर हमने तो कभी घर का काम किया ही नहीं, इसलिए हमें नहीं पता कि घर का काम कैसे करते हैं। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, इन सब को छोड़ो, घर का काम मैं कर लूंगी। आप दोनों मिलकर खाना बना देना, इस तरह घर का काम भी हो जाएगा, आप खाना भी बना लेंगे और माँ भी खुश हो जाएगी। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है। तो हो जाए काम शुरू। पापा, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, बताओ कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। बेटा, पता तो मुझे भी कुछ नहीं है, और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर काम की शुरुआत करे तो करे कैसे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर करुणा और नंदिता आ जाते हैं। पापा जी, रोहित जी, आप लोग यहाँ? हाँ बहू, तुम्हारी सास ने भले ही हम लोगों को खाने के लिए मना कर दिया हो, लेकिन उसने हमें बनाने से मना थोड़ा किया है। हम लोग भी घर के काम कर सकते हैं। पर हाँ हाँ ठीक है, करो, मैं देखती हूँ तुम लोग कितना काम करते हो। एक बार फिर करुणा नंदिता का हाथ पकड़े उसे वहाँ से ले जाती है, लेकिन मोहन और रोहित को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनको खाने की शुरुआत कहाँ से करनी है। पापा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। मुझे तो यहाँ तक कि ये भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी सब्जी बनाऊँ, और ना ही मुझे कोई सब्जी दिख रही है ना समझ में आ रही है। हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, पर अब हम क्या करें। पापा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। मतलब ये कि अगर हमें घर का खाना बनाना नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, दुकान तो है ही। मैं अभी बाहर जाकर दुकान से सामान लेकर आ जाऊंगा।
रोहित अब घर से बाहर जाता है कुछ खाने को लाने के लिए, लेकिन उसे बाहर का कुछ भी खाने लायक नहीं दिखता। सीधे शब्दों में कहे तो दोपहर के समय रोहित बाहर खाना लेने जाता है तो दोपहर के होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं मिलता। एक तो धूप इतनी तेज हो रही है, ऊपर से कुछ मिल भी नहीं रहा है। रोहित खुद से बात कर ही रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर जाती है। अभी कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा करता हूँ मैं इसी दुकान से कुछ खाने को ले आता हूँ। शाम को घर के लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दूंगा फिर। अरे बेटा, मेरी दुकान पे सब कुछ खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया? कुछ भी नहीं बचा? ये एक ब्रेड पकोड़ा बचा है, अगर आपको चाहिए तो ले लो। पर एक ब्रेड पकौड़े से क्या ही होगा? अरे बेटा, ब्रेड पकोड़ा बनाना तो बहुत ही आसान है। ले आया बेटा तू बाहर से खाना? नहीं पापा, मुझे बाहर कुछ खाने को नहीं मिला सिवाय इस एक ब्रेड पकौड़े के। पर एक ब्रेड पकोड़े से हमारा क्या होगा? होगा ना, बहुत कुछ होगा, क्योंकि मैं इसकी रेसिपी पता करके आया हूँ। अगर ऐसा है तो चल लग जाते हैं फिर से काम पर। रोहित ब्रेड पकोड़े बना लेगा। इसी फिराक में मोहन और विभा आराम से रसोई में उसके साथ बैठ जाते हैं, पर अब तक रोहित ब्रेड पकोड़े बना नहीं पाता। भाई ये तो कुछ भी नहीं हो सकता है, पर मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और इस ब्रेड पकोड़ा को खा रही हूँ। ऐसे कैसे? अगर ये ब्रेड पकोड़े तू ही खा लेगी तो भला मैं और रोहित क्या खाएंगे? पर पापा मुझे भूख लग रही है, आप तो जानते ही हो ना कि ये सब भाई की वजह से हुआ है। जहाँ वो लोग आपस में बात कर रहे थे तो वहीं दूर से नंदिता और करुणा छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। माँ जी अब बस भी कीजिए ना, देखिए ना इनकी भूख से कैसी हालत हो गई है। एक दिन रेस्ट का होता है, लेकिन इन्हें आज के दिन भी वो नहीं मिला। मुझे इन्हें बस सबक सिखाना है, जो कि इन्हें काफी अच्छा सबक मिल जाएगा। चल इन्हें माफ कर देते हैं। बहुत मेहनत कर ली तुम लोगों ने, अब हटो। हाँ मैं बना देती हूँ ब्रेड पकोड़े। अब पता चल रहा है ना कि तुम्हारी बीवियाँ कितनी काम करती हैं घर में। हाँ, हमें पता चल गया, माफ कर दो। अब माफ कर दो। माँ भाभी अब तो कुछ खाने को दे दो। उनकी ऐसी हालत देखकर नंदिता और करुणा हंसने लगती हैं और 1 घंटे बाद अब सब एक साथ बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। सुनीता अपनी बेटी साधना और बहू गीता के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन तीनों फैसला करते हैं कि इस बार घर में गणपति जी को लेकर आएंगे। तीनों तैयार होकर गणपति जी को घर लेकर आते हैं। गणपति जी की स्थापना करते हुए शंख और घंटी बजाते हुए पूजा करते हैं। पूजा जैसे ही समाप्त होती है तभी साधना अपनी माँ और भाभी से कहती है, माँ भाभी क्या अब मैं प्रसाद खा सकती हूँ? कब से प्रसाद खाने का इंतजार कर रही थी। मुझे मोदक बहुत पसंद है, जल्दी मुझे प्रसाद दो। नहीं, तुझे अभी कोई प्रसाद नहीं मिलेगा। पहले पड़ोसियों को बांटेंगे, उसके बाद ही तुझे प्रसाद मिलेगा। लेकिन माँ मैं कितने समय से इंतजार कर रही थी इस दिन का। आपको नहीं लगता सबसे पहले मुझे प्रसाद मिलना चाहिए? बस जितना कहा है उन्हीं बातों को अपने दिमाग में फिट कर ले। पहले सभी को प्रसाद दिया जाएगा, उसके बाद ही घर वालों को प्रसाद मिलेगा, उससे पहले नहीं। लेकिन माँ अगर सभी को प्रसाद देते देते खत्म हो गया तो? जाकर भाभी की मदद कर, कब से अकेली काम किए जा रही है। बहू इसे भी बता दे क्या क्या करना है और किस किस के घर पर प्रसाद पहुंचाना है। सुनीता की बात सुनकर गीता अपनी ननद को अंदर ले जाती है और उसे एक प्लेट में प्रसाद दे देती है। और प्रसाद को देखकर साधना खुश होते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप कितनी प्यारी हो। मुझे लग रहा था कि शायद आज मेरे नसीब में गणपति जी का प्रसाद ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया। थैंक यू सो मच भाभी। पगली मुझे पता है तुम्हें गणेश चतुर्थी का कितना बेसब्री से इंतजार रहता है, वो भी गणेश जी की पसंदीदा मोदक के लिए। अब जल्दी से प्रसाद खा लो, फिर चलते हैं सभी पड़ोसियों के घर प्रसाद देने। भाभी सभी पड़ोसियों के घर जाना जरूरी है क्या? हम ये सारे प्रसाद नहीं खा सकते क्या? अरे रे साधना, गलती से भी ऐसा करने की मत सोचना, वरना माँ जी बहुत मारेंगी। तुम्हारे साथ मुझे भी। अब चलो प्रसाद देकर आते हैं और पंडाल में घूम भी लेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ ये बात आपने सही कही है। प्रसाद देने के बाद पंडाल में जाएंगे और पेट भर कर प्रसाद खाएंगे, मजा आएगा। ये लो आधा प्रसाद तुम पकड़ो और आधा प्रसाद मैं ले लेती हूँ। जल्दी से काम खत्म करके हम पंडाल में बैठते हैं। गीता और साधना दोनों मिलकर पूरे सोसाइटी में प्रसाद बांटते हैं
और जाकर पंडाल में खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही गणपति का पहला दिन गुजर जाता है और आज गणपति जी का दूसरा दिन था। सभी नहा धोकर नए कपड़े पहनकर गणपति जी की पूजा कर रहे होते हैं। पूजा जैसे ही समाप्त होती है, हर किसी को प्रसाद भी मिलता है, लेकिन साधना छुपकर प्रसाद थाली से निकाल कर खा रही होती है। तभी सुनीता बोलती है, हाँ, आज जितने प्रसाद खाने हैं छुप छुप कर खा ले, कल से कोई प्रसाद नहीं मिलेगा तुझे। बस मैं तेरी इन्हीं हरकतों से परेशान हो गई हूँ। माँ, आप जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। कि क्या क्या कह क्या रही है? फिर से बोल। पहले अपने मुंह का प्रसाद खत्म कर ले, उसके बाद बोल, ताकि मुझे तेरी बात समझ में आए। माँ, मैं कह रही थी कि आप जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने तो बप्पा के आदेश से ही प्रसाद खाया, वरना मैं नहीं खाती। अच्छा बेटा, ऐसा है क्या? बप्पा सिर्फ तुझे ही आदेश देते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कल से घर में सिर्फ बप्पा के लिए ही आया करेगा प्रसाद। हम सब तो जरा जरा प्रसाद में भी खुश हैं। लेकिन माँ, बप्पा को तो मोदक चाहिए ना। आप उनके लिए मोदक तो कहीं ना कहीं से लाएंगे ही ना। हाँ, जरूर लेकर आऊंगी उनके लिए प्रसाद, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। वैसे भी उनकी प्रसाद में नजर मत रखना, वरना पाप लगेगा। क्या माँ, आप भी सुबह से मैं ही मिली थी आपको बेवकूफ बनाने के लिए। हाँ, थोड़ी बहुत दिखती हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में बेवकूफ नहीं हूँ। देखो जी, कौन बोल रहा है? जो बेवकूफों की सरदार है वही बोल रही है। बेवकूफ नहीं हूँ पागल, ऐसा मत बोल, वरना सबको हंसी आएगी। सुनीता अपनी बेटी साधना को समझा रही होती है। तभी वहाँ सुनीता की बहू गीता आकर साधना को बाहर पंडाल में लेकर जाती है और उससे कहती है, साधना, तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन पूछ ही लेती हूँ आज। हाँ हाँ, बेफिक्र हो जाइए और जितने सवाल है पूछ डालिए, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। साधना, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतना गणपति जी का प्रसाद खाना क्यों पसंद है? जब भी देखती हूँ किसी न किसी पंडाल से प्रसाद खाते हुए दिखती हो। भाभी, वो क्या है ना, जब भी मैं बप्पा का प्रसाद देखती हूँ ना, तो मुझसे रुका नहीं जाता। पता नहीं क्यों। कहीं बप्पा की पूजा हो रही हो, अगर मैं वहाँ पहुँच गई तो प्रसाद लेकर ही आऊंगी मैं। लेकिन अब तो माँ जी ने साफ साफ कह दिया है कि घर पर सिर्फ बप्पा के लिए ही प्रसाद आएगा, तो अब क्या करोगी? कुछ सोचा है? भाभी, ये सब मैं नहीं सोचती। जहाँ भी बप्पा का पंडाल दिखेगा मैं वहीं घुस जाऊंगी, वो भी प्रसाद खाने के लिए। बस माँ को मालूम नहीं होना चाहिए। वैसे भी ऐसे हालातों में हमारे पड़ोसी कब काम आएंगे? कल उनके घर जाएंगे प्रसाद खाने के लिए। कौन पड़ोसन? मुझे कुछ मालूम नहीं है कि किन के घर बप्पा की स्थापना हुई है। आज तक तो किसी पड़ोसन के घर से हमारे घर में प्रसाद नहीं आया। भाभी, प्रसाद तो हमेशा आता था, लेकिन मैं ही हर बार उसे खा जाया करती थी, और इस तरह घर में किसी को पता ही नहीं चलता था। गीता साधना की बात सुनकर हैरान हो जाती है। ऐसे ही सूर्योदय के साथ एक नए दिन की शुरुआत होती है। सभी जगह शंख और घंटी की ध्वनि से पूजा की शुरुआत होती है। सुनीता के घर में भी पूजा हो जाती है। सभी बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन कुंती आती है। उसे देखकर साधना कहती है, कुंती चाची, आप यहाँ इतने दिनों बाद आपके घर भी गए थे हम प्रसाद लेने, लेकिन आपके दरवाजे में ताला लगा हुआ था, इसलिए वो प्रसाद भी मैंने खा लिया। सॉरी। कोई बात नहीं साधना, तुम्हें पसंद है बप्पा का प्रसाद खाना तो अच्छी बात है। अब सबको बता ही दिया तुमने, तो बस अब किस बात का डर, बप्पा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। साधना, तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया कुंती घर पर नहीं है, लेकिन क्यों? ऐसी भी क्या बात हो गई जो तूने ये बात मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी और मुझसे ही क्यों छुपाई? माँ, छुपाई तो मैंने बहुत कुछ है, अगर बता दिया तो आप मुझे बहुत डांटोगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगी। बस यही मेरा फैसला है। तेरा फैसला? तू इतनी बड़ी हो गई है, अब तू फैसला करने लगेगी? एक बात बता दे मुझे साफ साफ, तूने कितनों के घर में प्रसाद नहीं दिए? भाभी, आप माँ को समझाइए ना कि आपकी ननद को गणपति जी का प्रसाद कितना पसंद है। हाँ माँ जी, मेरी ननद जी को गणेश जी का प्रसाद खाना बहुत पसंद है,
यहाँ तक कि हमारी पड़ोसन हर रोज हमारे घर पर प्रसाद देने आया करती थी और साधना बिना किसी को खबर करे वो खा जाया करती थी, लेकिन आज तक आपको पता नहीं चला। तो सोचिए मेरी ननद को गणपति जी का प्रसाद खाना कितना पसंद है। वाह, क्या जोड़ी है ननद और भाभी की। एक काम बिगाड़े तो दूसरा तैयार है उसे बचाने को। ऐसे ही दोनों हमेशा साथ रहना। सुनीता, अब ज्यादा मत बोल, उसे पसंद है गणपति बप्पा का प्रसाद खाना, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुंती और गीता के समझाने पर सुनीता भी अब कुछ नहीं कहती साधना को। ऐसे ही गणपति का तीसरा दिन भी गुजर जाता है और चौथी सुबह साधना पूरी तैयारी के साथ गणपति जी की पूजा करती है और सभी को प्रसाद देती है और अपनी भाभी के साथ पंडाल के लिए निकल पड़ती है और प्रसाद खाते हुए कहती है, भाभी आज तो बप्पा का आखिरी दिन है, आज रहेंगे और कल चले जाएंगे बप्पा। अब फिर से मुझे बप्पा का प्रसाद खाने के लिए 1 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं साधना, तुम्हें मोदक पसंद है ना, तो तुम दुकान से खरीद कर खा लो, इतना इंतजार क्यों करना। नहीं भाभी, मुझे गणपति बप्पा का प्रसाद ही अच्छा लगता है। और वैसे भी दुकान से खरीदी हुई चीजों में वो सुकून कहाँ आता है जो असल में गणपति बप्पा के प्रसाद में है। तो आज हम कुछ नया करते हैं, उससे तुम्हारी भी मन की होगी और हमारा घूमना भी हो जाएगा। चले अब पंडाल में, हर जगह जहाँ गणपति की पूजा हो रही है गणपति भी देखते हैं और तुम प्रसाद भी खा लेना। गीता की बात सुनकर साधना बहुत खुश हो जाती है और ऐसे ही हर पंडाल में जा जाकर गणपति का प्रसाद खाती है और 5वें दिन गणपति जी का विसर्जन भी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।